नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और इस बुलेटिन में आपको बताएंगे दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले आपको वो खबरें बता देते हैं कि आखिरकार 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिन पर हम चर्चा इस बुलेटिन में करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली खबर आप देख लीजिए, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन राहत भी मिली है उन छात्रों को जो कि मदरसों में पढ़ रहे थे। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा से तीसरी बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट के विभागों का बंटवारा कर दिया। इंतजार किया जा रहा था कि किस तरीके से विभागों का बंटवारा होता है, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा जो महत्वपूर्ण विभाग थे वो मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखे हैं। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई चौथी बड़ी खबर है, जहां विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी साजिश पनपने लगी है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए तैयबा के संगठन ए रेजिस्टेंस फोर्स ने ली है और इसके बाद अब सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं और अब लगातार जांच की जा रही, सर्चिंग ऑपरेशन भी उनकी ओर से चलाया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। एनसीपीसीआर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गैर मान्यता वाले और सरकार के सहयोग से चलने वाले मदरसों के गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किया गया था। याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद ने लगाई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। ये आदेश आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर की रिपोर्ट पर आधारित था। रिपोर्ट में कहा गया था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द हो और सभी मदरसों की जांच की जाए। सोमवार की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, इसके साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने आयोग, केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि एनसीपीसीआर की रिपोर्ट के आधार पर 7 जून, 25 जून और 27 जून को की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद जो मदरसों में छात्र पढ़ रहे थे उन्होंने राहत की सांस ली है। तो हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो मदरसों को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली, लेकिन जो याचिका दायर की गई थी उसमें ये कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी उसमें ये कहा गया था कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनकी जांच की जाए और उनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब ये बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जाहिर तौर पर इस फैसले के बाद जो छात्र पढ़ रहे थे मदरसों में उन्होंने राहत की सांस ली है। तो हालांकि हमने ये भी देखा कि कई बार विवाद भी हुआ मदरसों को लेकर। सबसे ज्यादा मदरसे उत्तर प्रदेश में भी हैं जिनमें कई गैर मुस्लिम छात्र भी पढ़ रहे हैं। याचिका में ये कहा गया था जो गैर मुस्लिम छात्र अध्ययनरत है मदरसों में उनको सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। इरफान, बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि जिस तरीके से सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, इस फैसले के बाद उन छात्रों ने जरूर राहत की सांस ली होगी जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बड़ा झटका भी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए। जी हाँ प्रशंसा, मदरसों को लेकर काफी टिप्पणियां लगातार की जा रही थी एनसीपीसीआरसी की तरफ से। दो राज्यों को जिस तरह पत्र लिखे गए थे, जिसमें मैं आपको बता दूं त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को पत्र लिखे गए थे, जिसमें उन्होंने ये अपील की थी कि जो कानूनी तौर पर चल रहे हैं मदरसे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके छात्र जो पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए सरकारी स्कूलों में। जिसको लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए साफ तौर पे जो फैसला सुनाया, चलो को अभी फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन जिस तरह की टिप्पणी की गई है, 4 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है जो सभी राज्यों को लेकर, खास करके बात करें उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह मदरसों को लेकर टिप्पणी की जा रही थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे तर्क में कहते हुए कहा जमीयत उलमा हिंद का जो तर्क है वो सही है, अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है।
इसको लेकर अब मदरसों को प्रतिक्रिया पे जो प्रतिबंध लगा दिए गए थे वो अभी फिलहाल रोक दिए गए हैं। कहीं ना कहीं एनसीपीसीआरटी को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिला है। बिल्कुल, मदरसों को जो सरकारी फंडिंग होती थी वो भी होती रहेगी, यानी कि यथावत जो छात्र पढ़ रहे थे मदरसों में, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या फिर मुस्लिम हो, वो उसी तरीके से मदरसों में पढ़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन अब फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि असंवैधानिक नहीं है मदरसे, और मदरसों में जो छात्र पढ़ रहे हैं वो उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। अगली खबर की अगर हम बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी पुलिस को बड़े तोहफे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति कार्यक्रम 2024 में शामिल हुए, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों के लिए सौगातों का पिटारा खुला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों की सुख सुविधा के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में भी इजाफा किया गया है। जानकारी आपको देते हैं कि 70% इजाफे का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा सर्विस और रिटायर्ड पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों के मेडिकल प्रतिपूर्ति की बात करें तो 266 मामले के निस्तारण के लिए 30,56,000 रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी केंद्रीय अर्धसैनिक बल और अन्य प्रदेशों के सैन्य बलों और भारतीय सेना में कार्यरत यूपी के 115 शहीद कर्मियों के आश्रितों को 36 करोड़ 20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, बड़ी सौगात दी है पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, किस तरीके की खुशी देखने को मिल रही है पुलिसकर्मियों में, और जो शहीद पुलिसकर्मी हैं उनके घर वालों के लिए, परिवारों के लिए भी बड़े ऐलान मुख्यमंत्री ने किए। जरा विस्तार से समझाइए क्या कुछ ऐलान मुख्यमंत्री ने किए हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है ये है कि दीपावली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा तोहफा दिया है पुलिस विभाग को। इससे पहले जो मृतकाश्रित है, जो जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को अगर देखें, उनके परिवार की बात की जाए तो 25 से और 50 लाख के करीब में जो उनके परिवार के लोग हैं, वो चाहे माता है, पिता है, उनकी पत्नी है, उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उनके आवास है, जो आवास में रह रहे हैं, जो अभी आवास बन रहे हैं पुलिस के लिए, उसको भी लेकर सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है कि जो आवास है पुलिस विभाग की, बिल्कुल चंदन, उठान पर है और इसको लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सामने आ रही। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस विभाग को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तमाम जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, उनमें भी ये खुशी देखने को मिली, क्योंकि दीपावली आने वाली है और दीपावली से पहले सीएम योगी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। जी बिल्कुल, पुलिसकर्मी जो कि हमेशा तैनात रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं दिन रात, ऐसे में उनको बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी गई है, वो अपना त्योहार अच्छी तरीके से मना सके, इसलिए दिवाली से पहले ये बड़ी सौगात है पुलिसकर्मियों के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन, और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां हरियाणा में विभागों के बंटवारे का इंतजार खत्म हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कैबिनेट के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम ने गृह, वित्त और आबकारी समेत कुल 12 विभाग ऐसे हैं जो कि अपने पास ही रखे हैं, यानी कि जो हाई वेटेज विभाग थे वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे। जबकि 7 बार के विधायक और सबसे वरिष्ठ नेता अनिल विज की बात करें तो ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट और श्रम विभाग उनको दिया गया है। विपुल गोयल की बात करें तो भारी भरकम विभाग उनको दिए गए हैं। उनके पास रेवेन्यू और डिजास्टर निकाय विभाग, सिविल एविएशन विभाग रहेगा। वहीं राव नरवीर की बात करें तो उद्योग, श्याम सिंह राणा को कृषि और महिपाल राणा को उच्च और स्कूल शिक्षा विभाग दे दिया गया है। विधायक आरती राव को स्वास्थ्य विभाग और श्रुति चौधरी को महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है। तो इंतजार किया जा रहा था कि किस तरीके से विभागों का बंटवारा होगा, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा विभाग ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखे हैं। हालांकि कुछ और महत्वपूर्ण विभाग जरूर हैं जो कि वरिष्ठ नेता अनिल विज को सौंप दिए गए हैं, लेकिन बाकी के जो विधायक हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से पहले भी कहा जा रहा था कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विभाग होते हैं किसी भी सरकार में, वो मुख्यमंत्री अपने पास ही रख सकते हैं, और हुआ भी यही है। दर्जन भर से ज्यादा विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। तो इंतजार खत्म हो गया है, चर्चाओं का दौर चला,
लगातार चर्चाएं हो रही थी कि कैसे नई सरकार काम करेगी, जो विधायक हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं, उनको विभागों का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि आपको बता दें, जब विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा जल्द ही होगा, और कल ही आपको बता दें कि विभागों का बंटवारा हो चुका है और महत्वपूर्ण विभाग और बड़े विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखे हैं। तो गृह वित्त समेत जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जो हाई वेटेज विभाग होते हैं, जिनका काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो विभाग मुख्यमंत्री ने अभी शुरुआत तौर पर अपने पास रखे। हालांकि बाद में वो विभागों का बंटवारा फिर से कर सकते हैं। दर्जन भर से ज्यादा जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के लिए संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में विभागों का बंटवारा आगे भी संभव हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता पंखील वर्मा चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखील, विभागों का जो बंटवारा है वो हो चुका है, इंतजार खत्म, सस्पेंस खत्म, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो हाई वेटेज विभाग हैं वो जरूर मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, और हुआ भी वैसा ही है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े सारे कयास लगाए जा रहे थे विभागों के बंटवारे को लेकर। इसमें यह भी कहा जा रहा था कि अनिल विज को जो है गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, नवबीर सिंह को जो है ज्यादा इस बार महकमे मिलने की संभावना थी, परंतु कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि जो जितने भी बड़े महकमे हैं वो मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। और जैसा कि पिछले अगर हम भाजपा का कार्यकाल देखें, दूसरी स्टेट्स के अंदर भाजपा का कार्यकाल देखें, तो वो कुछ इस प्रकार है कि भाजपा लगातार जो है मुख्यमंत्री को पावरफुल बनाने के लिए एक पैटर्न फॉलो कर रही है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा है और जितने भी तमाम मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के अनुसार कार्य करेंगे। तो आपने देखा ही है कि किस प्रकार से तमाम जितने भी इम्पोर्टेंट महकमे हैं वो सभी नए सिंह सैनी के पास है। जी बिल्कुल, चलिए ये बात ठीक है जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही यहाँ पर सर्वे सर्वा रहेंगे, लेकिन इतने सारे विभाग उन्होंने अपने पास रख लिए, दर्जन भर से ज्यादा, मैनेज करना कहीं मुश्किल नहीं होगा क्या लग रहा है? आगे फिर से विभागों का बंटवारा हो सकता है क्या बाद में? देखिए, जहां तक हमारे पास सूचना आ रही है कि हाल ही में एक विभाग जो है बांट दिए गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार कम और ज्यादा होता रहता है, महकमे इधर उधर जाते रहते हैं, परंतु इससे पहले भी मुख्यमंत्रियों ने कई विभाग और कई महकमे अपने पास रखे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री के पास अनुरूप रूप से कई सहायक रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री ऐसा फील करेंगे या उनको ऐसा लगेगा कि उनके पास प्रेशर या लोड ज्यादा हो रहा है, तो वो किसी न किसी मंत्री को, सहायक मंत्री को वो काम सौंप भी सकते हैं, वो महकमा भी सौंप सकते हैं। इसमें मतलब ये शुरू से एक कॉर्टसी जो है चलती आ रही है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ती हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चौथी बड़ी खबर ये आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। महाराष्ट्र में एमवीए में घमासान अभी भी मचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन ऐसे में एक तरफ जहां हम देख रहे हैं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच मतभेद की बात भी सामने आई है। इसको लेकर रविवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर शिवसेना यूवीटी गुट के नेताओं की आपात बैठक भी बुलाई। वहीं संजय राउत ने पहले कहा था कि अगर फैसला लेने का समय आएगा तो हम फैसला ले लेंगे। इसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या शिवसेना यूबीटी 288 सीटों पर चुनाव अकेली लड़ेगी। हालांकि अब संजय राउत ने इन सभी चर्चाओं पर पानी फेर दिया और कहा कि हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार कब ये जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझेगा और कब सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि बीजेपी ने जरूर बाजी मार दी है और महायुति नेताओं के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी और उसके बाद पहली लिस्ट एनडीए ने जारी कर दी है। हालांकि अब दावा किया जा रहा है विपक्षी गठबंधन की तरफ से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की ओर से कि जल्द ही लिस्ट सामने आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मुंबई से संदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, जिस तरीके से लिस्ट सामने आ गई बीजेपी की पहली, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में लगातार हम देख रहे हैं पेच सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक हमने देखा मतभेद की खबरें, गुटबाजी देखने को मिली। क्या लग रहा है इन सब में ही उलझा रहेगा दूसरा विपक्षी दल, या फिर क्या लग रहा है लिस्ट कब तक सामने आ सकती है? सीटों का जो फॉर्मूला है कब तक सामने आएगा? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी में है वो 12 सीटों को लेकर जो है घमासान मचा है। अभी तक उनकी सूची जाहिर नहीं हुई। महायुति ने जो है भाजपा की ओर से जो 99% जो है वो प्रत्याशी की सूची जाहिर की है, मगर महाविकास आघाड़ी में जो है 12 सीटों को चल रहा है। जो
ज्यादा करके विदर्भ की सीटों को लेकर जो है कांग्रेस और शिवसेना में एक मत नहीं हो पा रहा है। आर्मेरी, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, चिमूर, बल्लारपुर, चंद्रपुर, रामटेक, कामठी, दक्षिण नागपुर, अहेरी और भद्रावती, वडोदरा, इन 12 सीटों पर जो है यह घमासान चालू है। अभी सुबह संजय राउत ने कहा है कि हमारे में कोई भी अनबन नहीं है या कोई भी भेदभाव नहीं है। आज शाम तक जो है वो हम सूची जाहिर करेंगे। ये जो खबरें फैल रही है वो गलत खबरें है और लगातार जो है विपक्ष और जो महायुति वाले हैं वो हमें दूर निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या समझ आ रहा है, पहले संजय राउत खुद कह रहे थे कि कांग्रेस की वजह से लेट लतीफी हो रही है, उसके बाद उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। अब जो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है, भले ही बाहरी रूप से कुछ भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अंदर तो लग रहा है कि घमासान लगातार मचा हुआ है। इसका कितना नुकसान हो सकता है एमवीए को? जी, जैसे कि अब आपने देखा होगा पिछले लोकसभा चुनाव में जो है तो कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल करने के बाद जो है उनका जो पहराव है कि हमारे सीट ज्यादा आएगी, हमारे सांसद जो है वो ज्यादा है। और दूसरी ओर जो है शिवसेना के जो पहले से ही गठबंधन में जो विधायक है और चुन के आए हैं, उनको अंदाज है कि हमारे विधायक जो है वो वहां से चुन के आएंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस ने यह भी कहा था कि अखाड़े में अन्य सहयोगी सीटें की तैयारी इस कुर्बानी के बाद भी हम लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि विदर्भ में जो है हमें पूरे सीटें मिलनी चाहिए और कांग्रेस जो है वो इस पे अड़ा है कि हमें 12 सीटें चाहिए और शिवसेना भी हालांकि कांग्रेस अपनी मांग कर रही है और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो अपनी मांग कर रहा है। किस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आता है, कब तक लिस्ट सामने आएगी, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको 5वीं बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने ली है। इस हमले में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दी गई है। बता दें कि इस हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ चीफ शेख सज्जाद गुल था, जिसने अपने स्थानीय मॉड्यूल से ये हमला करवाया। ये पहली बार है कि जब कश्मीरियों और गैर कश्मीरियों को एक साथ निशाना बनाया गया है। आतंकियों ने रविवार की रात गांदरबल के गगनीर इलाके में श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे की टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक से हमला कर दिया था, फायरिंग कर दी थी और गोलीबारी में बडगाम के डॉक्टर और पंजाब बिहार के 6 मजदूरों की मौत हो गई। आतंकी हमले में टीआरएफ के 2-3 आतंकवादी बताए जा रहे कि शामिल हैं। टीआरएफ के लोकल मॉड्यूल ने इस घटना को अंजाम दिया है। इस हमले के लिए पिछले 1 महीने से कंस्ट्रक्शन साइट की रेकी भी की जा रही थी और इसी वजह से हमले के तुरंत बाद आतंकी फरार होने में कामयाब हुए। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एनआईए और खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी से रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही दोनों एजेंसियों को कहा गया है कि रिपोर्ट सौंपी जाए। तो हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार बनी है तभी से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इसमें एक डॉक्टर की मौत हो गई, 6 मजदूरों की मौत हो गई है, कुछ लोग बताया जा रहा है कि घायल भी है। लेकिन एक बड़ी स्ट्रेटेजी रही आतंकियों की, ये बताया जा रहा है कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकियों ने हमला किया वहां पर लगातार रेकी की आतंकियों ने और रेकी करने के बाद एक स्ट्रेटेजी तैयार की और वहां पर फायरिंग की, गोलीबारी की, दहशत फैलाने की कोशिश की और उसके बाद बड़े ही आसानी से जो आतंकी हैं वो वहां से फरार हो गए। लेकिन अब इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एनआईए और आईबी से रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस जगह पर फायरिंग हुई, गोलीबारी हुई, जहां पर आतंकी हमला हुआ, वहां पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।